आई होप सो सबको बजट लाइन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया था। बजट लाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? चलन कोई ऐसा जिसको बजट लाइन में प्रॉब्लम रही हो? पक्का? चलिए, तो लेट्स कंटिन्यू। सबको बजट लाइन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया था? चलिए, तो अब लोगों को संगम स्नान करवा दिया जाए। संगम वैसे तो प्रयागराज सिटी में है, जहाँ पे कितनी नदियों का संगम होता है? वेरी गुड। कौन कौन सी 3 नदियां? वेरी गुड, गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी। अब यहाँ पे 2 मिथ्स हैं। कुछ लोग सरस्वती जी के बारे में बोलते हैं कि वो विलुप्त नदी है, और कुछ थ्योरीज बोलती हैं कि सरस्वती का मतलब द लेवल ऑफ नॉलेज सो कॉल्ड दैट इज इम्पार्टेड इन एंड अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम दिस पाइस सिटी ऑफ प्रयागराज। तो वैसे यहाँ पे भी एक संगम है चिल्ड्रन, और ये संगम बेसिकली आपको कैसा नजर आने वाला है? तो एवरीबडी इज सपोज टू पुट द हेडिंग इन देयर कॉपीज। ये हेडिंग हमने लास्ट क्लास में लिखी थी, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस ये कंटेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ सबके लिए। तो सब लोग संगम लिख लें, और देयर आफ्टर कॉम्पोजिशन लिखें। वेयर विलिंगनेस मीट्स एफोर्डेबिलिटी। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? चलिए, तो वेयर विलिंगनेस मीट्स अफोर्डेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो अल्टीमेटली 2 चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। विलिंगनेस का मतलब होता है कि सो कॉल्ड हाईएस्ट रैंकिंग जिस कॉम्बिनेशन की होगी, हम वो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट लेंगे। अफोर्डेबिलिटी का मतलब हम अपने बजट, सो कॉल्ड अपनी इनकम के लिमिट में कितना बाय कर सकते हैं 2 गिवन कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन को। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, जब आप विलिंगनेस की बात करते हैं तो वी टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाट इज कॉल्ड एज इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। व्हाट डिड आई से? वेरी गुड। और जब हम बात करते हैं बच्चों बजट की या अफोर्डेबिलिटी की, तो वी टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाट इज कॉल्ड एज बजट लाइन। आई रिपीट चिल्ड्रन, we take into consideration what is called as budget line। खोपड़े में बात गई या बिल्कुल भी नहीं गई? दोनों बातें समझ में आ गई? चलिए, लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो अब आपको इंडिफरेंस कर्व और आईसी अप्रोच दोनों को एक साथ मिला के पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? बड़ा सिंपल है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट बनाया क्यों गया? जे.आर. हिक्स और आर.जी.डी. एलन साहब के दिमाग में 2 बातें आई कि अगर दुनिया को सिर्फ और सिर्फ रैंकिंग सिस्टम, रैंकिंग प्रेफरेंस समझा के चले गए, तो अल्फ्रेड मार्शल साहब की जो 2 कमोडिटी मॉडल, वो याद है? बर्गर, पिज्जा, टीकू, 4 कॉम्बिनेशन, 40 रुपए इनकम, 70 रुपए, 55 रुपए अफोर्डेबिलिटी के बाहर थी, 25 हम खर्च करना नहीं चाहेंगे, तो 40 रुपए पे इक्विलिब्रियम डिफाइन करता, याद है वो सब? तो लोग उसी अप्रोच को दुनिया में सुपर महान अप्रोच मानेंगे, और इन लोगों की कोई हैसियत नहीं बनेगी। तो इसलिए हमारे जे.आर. हिक्स साहब ने और आर.जी.डी. एलन साहब ने ये अप्रोच बनाई। तो इसके लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे बजट लाइन, व्हाट? BL, एंड देयर आफ्टर चिल्ड्रन वी विल हैव 3 ICs। आपको पहला IC नजर आएगा, टाइटल्ड एज IC1। दूसरा IC आपको नजर आएगा, टाइटल्ड एज IC2। और तीसरा IC आपको नजर आएगा, टाइटल्ड एज IC3। विजिबल टू एवरीबॉडी बच्चों? इस IC पे पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं A, B और C। इस IC पे पॉइंट्स प्लॉट हो रहे हैं D, E, F, एंड इस IC पे G, H एंड I। समझ में आ गया? IC की प्रॉपर्टी सबने पढ़ी हुई है, बजट लाइन का कॉन्सेप्ट भी सबको पता है। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। ये जो बजट लाइन आपको BL बच्चों नजर आ रही है, इस लाइन पे मैं जितने भी पॉइंट्स प्लॉट करूंगा, इसका मतलब होगा कि हम अपनी गिवन इनकम में कौन सी 2 कमोडिटीज को खरीद पा रहे हैं। एक का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो दूसरे का घटाना पड़ेगा, और अगर दूसरे का बढ़ाएंगे तो पहले वाले का घटाना पड़ेगा।
क्या हम दोनों कमोडिटीज को ज्यादा खरीद सकते हैं? रियलिटी में तो यस, अगर कमोडिटी सस्ती हो जाए तो भी खरीद सकते हैं या हमारी इनकम बढ़ जाए, बट यहाँ पे अजम्पशन ये है कि हमारी इनकम में कोई चेंज नहीं है। तो इन द लिमिटेड गिवन इनकम दैट वी अर्न, वी कैन स्पेंड मनी ओनली ऑन द पॉइंट्स विच आर लिस्टेड ऑन द बजट लाइन BL। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का। एंड आईसी की प्रॉपर्टी क्या बोलती है? जो आईसी ऊपर होगा उसका सेटिस्फैक्शन हाईएस्ट होगा, और जो आईसी नीचे होगा उसका सेटिस्फैक्शन लोएस्ट होगा। तो आपको हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन किस आईसी पे मिलेगा? IC1। और एकदम लोएस्ट कहां मिलेगा? IC3। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। IC1 क्या आपकी बजट लाइन पे है? ऊपर है। आई रिपीट, काफी ऊपर है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो बजट लाइन है, इट इज द फ्लोर ऑफ द टेरेस, और एक पतंग कटी और यहां से उड़ती हुई चली गई और आपका हाथ भी नहीं पहुंच पाया, क्या आप उस पतंग को पकड़ पाएंगे? नो। काइट D को आप पकड़ पाएंगे? नो। काइट F को पकड़ पाएंगे? काइट G को सर पकड़ लेंगे, बट घटिया पतंग है सर, नहीं हमारे लायक नहीं है। काइट H, ये तो छोटे बच्चे की पतंग चुरा लिया आप लोग, बेसिकली गंदा काम है ये। काइट I, नो, ये भी दलिद्र पतंग है एकदम। तो कौन सी काइट ऐसी है, या कौन सा पॉइंट ऐसा है जो हमें सेटिस्फैक्शन भी दे हमारी इनकम के अकॉर्डिंगली? ओनली एंड ओनली पॉइंट E। Why it is said so? Only and only point E, because point E बजट लाइन BL पे है, मतलब इट इज विद इन आर इनकम कैपेसिटी। सर ABC को हम क्यों नहीं अटेन कर सकते? क्योंकि ये हमारी इनकम के ऊपर है, बाहर है। G पॉइंट क्यों नहीं हो सकता सर? ये तो इनकम पे है। बिल्कुल हो सकता है, बट क्योंकि IC3 पे है, जिसपे सेटिस्फैक्शन लेवल IC2 से कम मिलेगा। गॉट इट क्लियर? तो सारे आईसीज को अगर कंपेयर करें और सब कुछ भूल जाएं, तो ये बात क्लियर है कि हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन कहां पे मिलेगा? IC1। बट क्या वो अफोर्डेबल है? नॉट एट ऑल। IC3 अफोर्डेबल तो है, बट क्या हम लोएस्ट सेटिस्फैक्शन लेना चाहेंगे? नो। तो कहां पे बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट है? IC2 के पॉइंट E पे। इवन D और F पे सेटिस्फैक्शन तो सेम ही होगा, क्योंकि पॉइंट सारे के सारे किस पे लाई कर रहे हैं? IC2 पे, बट ये भी हमारी अफोर्डेबल कैपेसिटी के बाहर है। खोपड़े में बात गई? तो संगम किस पॉइंट पे हो रहा है बच्चों? पॉइंट E पे हो रहा है। समझ में आ गया? नोट इट डाउन सुपर क्विकली चिल्ड्रन। चलो, कहानी सबको क्लियर हो गई? व्हाई वी कैन नॉट अफोर्ड पॉइंट ABC? बिकॉज हमारी कैपेसिटी के बाहर है। GHI अफोर्डेबल तो है, बट हम अफोर्ड नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इस पे हमारा सेटिस्फैक्शन कम होगा। तो हमें सेटिस्फैक्शन भी बढ़िया चाहिए और हैसियत में भी होना चाहिए। खोपड़े में बात गई? पक्का? चलिए, लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो सो कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड एट विच IC चिल्ड्रन? हाईएस्ट और लोएस्ट? हाईएस्ट और लोएस्ट? हाईएस्ट। बीच वाले में क्या है? हाईएस्ट होना चाहिए ना। बट अगर वो हाईएस्ट हमारी इनकम अर्निंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो क्या आप उसको अचीव कर पाएंगे? तो आप कहां पे फुल्ली सेटिस्फाइड होंगे? जहां पे बजट लाइन और IC एक दूसरे के साथ गठबंधन की सरकार बना लें। व्हाट इट क्लियर? टैंजेंट हो जाए। तो बजट लाइन टैंजेंट होगा IC से। टैंजेंट का मतलब जानते हैं ना? पॉइंट टचिंग द सर्कल फ्रॉम आउटसाइड। किसी को तड़ी मार के भाग गए और वो कह रहा है हमको मारा है, ये हमने टेंजेंट बनाया है। टेंजेंट का मतलब समझा रहे थे। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? एंड स्लोप ऑफ IC कर्व उस पॉइंट पे हमारे सो कॉल्ड इंडिफरेंस के बराबर हो जाएगा। रेडी टू अंडरस्टैंड? फिर से आपके सामने आ गया, नजर आ रहा है बच्चों? तो बजट लाइन BL का पॉइंट E IC के पॉइंट E के साथ गठबंधन बना चुका है, तो हेयर इट इज कॉल्ड एज व्हाट? संगम एज सच। समझ में आई बात? चलिए, तो ये खैर आपके पास नोट्स में लिखा हुआ है, नॉट टू वरी एट ऑल। तो आप इन 3 पॉइंट्स को लिख लीजिए कि अब कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम क्या होंगी। तो सबसे पहले तो आपको ये बात याद है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वहां पे होगा जहां पे IC हाईएस्ट होगा, बट वो ऐसा हाईएस्ट होना चाहिए कि हमारी अफोर्डेबिलिटी के अंदर रहे। सो पीपल अंडरस्टूड ऑल द 3 कंडीशंस बच्चों? तीनों कंडीशन समझ में आ गई? बजट लाइन शुड बी टैंजेंट टू IC। उस पॉइंट पे IC और बजट लाइन का संगम हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। एंड इन डिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। अगर आपको IC याद हो थोड़ा सा, तो मैंने आपको 3 तरह का IC सिखाया है बच्चों, रिमेंबरिंग? पहला IC स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, बट वो सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है? डिचकियाऊ। एग्जाम में ना डिचकियाऊ लिख के आ जाना, नंबर पिचकियाऊ हो जाएंगे आपके। ओके, एंड इट कुड बी इवन कॉनकेव। व्हाट इट क्लियर? ये कब होगा पता है, बट हमारे सिलेबस में ये
कॉन्वेक्स है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार बात बताने जा रहा हूं। अगर आईसी आपका ऐसा हो और बजट लाइन भी आपकी ऐसी हो तो हर पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन होगा, समझ में आ गया। बट हमें क्या पढ़ाया जाता है, सो कॉल्ड ये वाला आईसी, आई रिपीट चिल्ड्रन, ये वाला आईसी, समझ गए। अब सिलेबस में तीनों चीजें क्यों नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये है जो आपकी व्हाइट स्लो, दिस इज आईसी, इसी के ऊपर ये रेड कलर का बजट लाइन बना दें तो आपको टेंजेंट वेंजेंट नजर नहीं आएगा। और गजब कब हो जाएगा, लेट योर आईसी बी लाइक दिस, ठीक। तो फिर क्या टेंजेंट ऊपर से बनाओगे, टेंजेंट ऊपर से बनाओगे, नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ये फिनोमेना रखा गया है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। चलिए, तो तीनों कंडीशंस क्लियर हो गई, तीनों कंडीशंस क्लियर हो गई। कॉपी देम क्विक। चलिए, while people are putting this, let me explain the content. याद हो अगर तो हम आईसी के लिए लिखा करते थे MRS XY, करेक्ट। और मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, न्यूमरेटर में किसको लिखेंगे और डिनोमिनेटर में किसको लिखेंगे, पहले वाले को डिनोमिनेटर और दूसरे वाले को न्यूमरेटर। ये सबको नजर आ रहा है, ये सबको नजर आ रहा है। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, यस और नो। अब इस पूरी कहानी का मतलब समझिए, इस पूरी कहानी का मतलब ये है, MRS is the rate at which more quantity of X will be acquired and sacrifice will be towards Y। खोपड़े में बात गई। बट यहां पे बच्चों क्या लिखा हुआ है, X ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है ना, और Y क्या है, नीचे, और यहाँ पे क्या है। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो शायद कुछ ऐसा होगा। याद करिए, PX इंटू एक्स, PY इंटू वाई, शायद बजट लाइन होता था, शायद बजट लाइन होता था। तो बजट लाइन में हम सिर्फ प्राइसेस के साथ खेलते थे और आईसी में सिर्फ क्वांटिटी के साथ। यहां पे क्वांटिटी भी आ गई प्राइस के साथ, क्वांटिटी भी आ गई प्राइस के साथ, तो एक्सपेंडिचर बन गया। आई रिपीट, तो एक्सपेंडिचर। तो जैसी थ्योरी वो पिंकू वाली लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में आपने पढ़ी थी, 40 रुपए उसकी इनकम थी, वो अपनी इनकम को पिज्जा और बर्गर पे खर्च कर रहा था, तो हमने पिज्जा का प्राइस लिया, बर्गर का प्राइस लिया, तो दिस कुड बी पिज्जा एंड बर्गर। क्वांटिटी पिज्जा के लिए और क्वांटिटी पिज्जा के लिए और बर्गर की, या बर्गर पिज्जा, कुछ भी बोल लीजिए। एंड जब आप प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। एक्सपेंडिचर किससे करेगा, पैसे चुरा के, नो, जो इनकम अर्न की उसी में से करेगा। तो सम हाउ जैसी थ्योरी अल्फ्रेड चाचू ने दी थी, एग्जैक्टली वैसा ही JR हिक्स और RGD एलन ने भी बना दिया। फर्क सिर्फ इतना था, उन्होंने अपनी थ्योरी में टेस्ट एंड प्रेफरेंस का, रैंकिंग का जिक्र नहीं किया, इसीलिए वो अलग हो गए और उनको एक इंडिविजुअल एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट इंपॉर्टेंस दुनिया देने लग गई। अगर एग्जैक्टली सेम होता तो उनकी बातें कोई करता ही ना। समझ में आया कि नहीं आया, नॉट गॉट, समझ में आ गई बात। चलिए, सबने लिख लिया, बी क्विक, बी क्विक। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर टू दिस। तो खैर ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं ऑलरेडी। सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कहां पे होगा बच्चों, IC3 पे। बट क्या वो हमारी हैसियत में है, एब्सोल्युटली नॉट। तो मान लीजिए कि आप ऑन द वे ट्रैवल कर रहे थे, आपने अपने दोस्त को देखा जो बहुत कंजूस टाइप का है, ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च करना चाहता। अगर देसी घी में मक्खी गिर जाती है तो हम क्या करते हैं, मक्खी निकालते हैं। और चाय में अगर मक्खी गिर जाए तो, कॉमर्स वाला होगा तो उसमें वो मक्खी ही निकालेगा या निचोड़ के चूस के फेंकेगा एकदम। समझ में आया, नॉन वेजिटेरियन चाय। तो आपको लग रहा है कि उस दोस्त की हैसियत तो नहीं है ताज में या मुगल शेल्टन में खाना खाने की, बस खड़े होकर गेट निहार रहा है, तो उससे क्या बोलोगे, IC3 हो क्या एकदम से, चलो बढ़ो यहां से। तो IC3 का मतलब अफोर्डेबल कैपेसिटी नहीं है, समझ में आ गया। और कोई बहुत रईस है और एकदम घटिया जगह पे खाना पीना खा रहा है, क्या बोलोगे, IC1 हो क्या एकदम से। तो जीवन में कैसे होना चाहिए, IC2 होना चाहिए। ख्वाहिशें उतनी ही रखें जितनी अफोर्ड कर पाए। लॉजिक समझ में आया कि नहीं। तो स्टूडेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी समझा देता हूं। 100 नंबर का पेपर था, बच्चा पेपर कर क्या है 75 नंबर का, और घर आके कह रहा है 95 आ जाएगा। क्या है वो, IC3 है। 25 आया तो क्या हो गया, IC2। 75% पेपर करके आया और 75 नंबर मिल गए तो क्या हुआ, IC2 हो गया। समझे बात को या बिल्कुल नहीं समझे, समझ गए। चलिए, तो ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों। क्या हम IC3 पे पॉइंट G को अटेन कर पाएंगे,
नो, तुम्हारा इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? जहां पे बजट लाइन टैंजेंट होगा आईसी के, और ये पॉइंट कहां पे आ रहा है? ई। तो कहने को ई और दूसरे पॉइंट्स भी अगर मैं प्लॉट कर दूं IC2 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे भी सेटिस्फैक्शन वही है, यहां पे भी वही है, यहां पे भी वही, हेयर ऑल्सो सेम। क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? नो, क्योंकि हमारी बजट लाइन से बाहर है। तो अफोर्ड किसको कर पाएंगे? डी, ई, एच एंड एफ। बट क्या अफोर्ड करना चाहेंगे? नो। किसे अफोर्ड करना चाहेंगे? पॉइंट डी। सर क्यों? डी और एफ को क्यों नहीं करना चाहेंगे? वो भी तो बजट लाइन पे है, वेयर एच पे तो पैसे भी बच रहे हैं हमारे। बट मैंने बताया हुआ आपको, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में जिस जमाने में थियरीज लिखी गई, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि हम जो बचे हुए पैसे हैं उसको कहीं इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट अर्न कर पाए। तो कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं, सर फिर इस थ्योरी को अपडेट क्यों नहीं किया गया? भाई जिसकी कॉपीराइट थ्योरी थी, अपडेट तो वही करेगा ना, कि दूसरा अपडेट कर देगा? तो JR हिक्स और RGD एलन तो दुनिया में है ही नहीं आज, तो क्या हम आप अपडेट कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। हम आप अपडेट कर नहीं सकते, और जो कर सकता है वो दुनिया में है ही नहीं। तो सर इस बकवास थ्योरी को अबेंडन कर देना चाहिए, तो अबेंडन ही तो कर रहे हैं, पढ़ पढ़ के बोल रहे हैं चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो, इंपॉर्टेंट होती तो वहीं रुक जाते। चलो भाई, अंडरस्टूड एवरीबडी? अंडरस्टूड एवरीबडी? चलिए, तो दोनों अप्रोचेस के बच्चों डिफरेंसेस आप लिख लीजिए, थोड़े इंपॉर्टेंट है। राइट द फर्स्ट डिफरेंस, समझ लीजिए साथ साथ फिर लिखिएगा। कार्डिनल अप्रोच अल्फ्रेड मार्शल, ऑर्डिनल अप्रोच RGD हिक्स, एलन और JR हिक्स। हेयर यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, और यहां पे फर्स्ट सेकंड या 1 2 3 नहीं चलता, फर्स्ट सेकंड और थर्ड चलता है। Here the measurement is done in terms of utils. Here it is done in terms of ranks. यहाँ util नहीं चलता, यहाँ ranks बोला जाता है। यहाँ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, और यहाँ पे क्या है बच्चों? क्वालिटेटिव। समझ में आ गया? दिस वॉज गिवन बाय मार्शल चाचू, और दिस वॉज JR हिक्स। समझ में आ गया? विक्स मत लिखाइएगा, नहीं तो खिच खिच की गोली करेंगे आप। RGD एलन थोड़े कम थे, ओरिजिनली तो JR हिक्स साहब ने बनाई थी, RGD एलन ने उनके साथ थोड़ा सा असिस्टेंस की तरह काम किया था। भी कोई चलो, तो ये सारे के सारे डिफरेंसेस समझ में आ गए। चलिए आखिरी डिफरेंस, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम दो तरह से पता लगेगा, 1 कमोडिटी केस भी था और 2 कमोडिटी केस भी था। गॉट इट क्लियर? अब दोनों में आपको मार्जिनल कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से था और यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के नाम पे था। चीज एक ही थी, फर्क सिर्फ इतना है कि इनकी अप्रोच में फ्रॉम द वेरी स्टार्ट 2 कमोडिटी ही थी। सिंगल कमोडिटी पे कभी RGD एलन और JR हिक्स ने बात की ही नहीं। अल्फ्रेड चाचू ने पहले सिंगल कमोडिटी की बात की, जब लगा दुकानदारी चौपट हो जाएगी आने वाले टाइम में, तो ही टॉक्ड अबाउट 2 कमोडिटी। समझ में आ गया? अपडेट कर लीजिए इसको भी फास्ट। Everybody understood what is called as the difference between these two? अब अगर मान लीजिए आपसे सिमिलैरिटी पूछी जाती है बच्चों, तो कैसे लिख के आएंगे? चिंता की बात नहीं है, हैंड रिटन नोट्स में मैंने दोनों चीजें लिखवाई हैं, सिमिलैरिटी भी और डिफरेंस भी है। बता देता हूं कुछ कुछ सिमिलैरिटीज। दोनों में यूटिलिटी का मेजरमेंट है, बोथ आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द इक्विलिब्रियम और सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर। खोपड़े में बात गई। बोथ हैव 2 कमोडिटी केसेस। लॉजिक समझ में आ गया? बोथ यूज प्राइस एज अ टूल फॉर मेजरमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। दोनों में प्राइस को लिया था, इक्वी वाले एग्जांपल में इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में, और बजट लाइन में भी ले लिया। दोनों में मार्जिनल का कॉन्सेप्ट आता है, एक में मार्जिनल यूटिलिटी है, एक में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। तो डिफरेंस के साथ साथ 5 सिमिलैरिटीज भी आपको मिल गई। लिख लेंगे सिमिलैरिटी अगर आएगी? चलिए नोट्स में लिखिए, टेंशन मत लीजिएगा, बहुत कायदे से लिखा हुआ वहां पे। चलो लेट्स हैव अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन दिस। 2 कमोडिटी हैं X और Y, और बेचारे कंज्यूमर की इनकम कितनी है चिल्ड्रन? 24 रुपए। गरीब है सर। X कमोडिटी 2 रुपए की और Y कमोडिटी 1 रुपए की। क्या वो 8 यूनिट X की और 10 यूनिट Y की खरीद सकता है? 8 यूनिट X की और 8 यूनिट Y की खरीद सकता है? बोलना बड़ा आसान है, चेक कर लेते हैं। X कितने का है चिल्ड्रन? 2 रुपए का। तो X पे कितने रुपये खर्च हो रहे हैं इसके? 16 रुपीज। वेरी गुड। Y 1 रुपए का है, तो Y पे कितना खर्च हो रहा है बच्चों? 10 और 16 कितना हो गया? 26। तो ये क्या हुआ? अनअफोर्डेबल हुआ
कि अनविलिंग हुआ, अनअफोर्डेबल। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? 8 units of x at the rate of 2 will cost him how much? 16, and 8 units of y at the rate of 8 will cost him 8, कितना हुआ? 24। अफोर्डेबल भी और ये एग्जैक्ट भी है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? पक्का? झटपट लिख दीजिए। और उसके बाद लिखा है व्हाट विल बी एमआरएस एक्स वाई वेयर कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। Consumer is said to be in equilibrium when he buys 8 units of commodity X and 8 units of commodity Y। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और पूछता हूं, क्या वो X की 10 यूनिट और Y की 4 यूनिट खरीद के इक्विलिब्रियम में आ सकता है? कैसे आ सकता है जरा बताइए, कैसे आ सकता है? 2 रुपए के हिसाब से कितना खर्च होगा? 20। 1 रुपए के हिसाब से 4। तो ये भी इसका इक्विलिब्रियम हो सकता है कि नहीं? अच्छा, ओके। इफ आई से 14 इसकी खरीद ले, कितने की हो गई? नहीं हो पाएगी। अच्छा, y की 14 ले ले, x की कितनी ले ले? 5 ले ले, चलिए, और इसकी 14 ले ले। तो 5 पे 2 रुपए के हिसाब से कितना खर्च हुआ? 10, और 1 रुपए के हिसाब से 14, टोटल खर्चा 24। खोपड़े में बात गई? तो अगर आपसे ऐसे अफोर्डेबल बंडल्स पूछे जाएंगे एग्जाम में, लिख लेंगे? नहीं लिख पाएंगे? लिख लेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा है। अगर आपसे बोला जाए कि भाई 1/6 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना दीजिए, सर 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, अरे भाई एक बार 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार 3/3 से, एक बार 4/4 से। सर 1/1 से काहे टीचर मल्टीप्लाई नहीं करवाता था? अरे भैया उसका आंसर वही आ जाएगा फिर से। तो इक्विवेलेंट बढ़ाने के लिए 2/2 3/3 4/4 5/5 एंड सो ऑन। इसीलिए कहा जाता है भाई मैथ्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। चलिए एक और बता दीजिए, फिर राम नाम सत्य करते हैं इसका। एक्स कितनी ले लें? 3, वेरी गुड। और y की 18। चलिए देखते हैं जवाब सही है कि नहीं। 3 2 6 और ये 18, अगेन कितना खर्च हुआ? 24, वेरी गुड। y की 20 यूनिट्स, ठीक है, और x की 2। चलिए इस पे भी देख लेते हैं। इस पे 2 रुपए के हिसाब से 4 रुपए खर्च हुआ, और इस पे 20 रुपए, टोटल खर्चा कितना हुआ? 24। बस बस समझ गए समझ गए समझ गए, लोगों को समझ में आ गया। चलिए, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखें। तो यहाँ पे एक ब्रह्मास्त्र भी आपको मिलेगा। एंड व्हाट इज द ब्रह्मास्त्र? 2:1 के रेशियो में कुछ भी ले लीजिए, 2:1 के रेशियो में कुछ भी ले लीजिए। अंडरस्टूड और नॉट? जो इनकी प्राइस का रेशियो है बच्चों, उसी को अगर आप क्वांटिटी का रेशियो रख देते हैं तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? पक्का? तो यहाँ पे एक आंसर दिया हुआ है, आप मल्टीपल कॉम्बिनेशंस लेके आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स इन द क्वेश्चन। 4 मार्क्स का आएगा तो कम से कम 4 लिख दीजिएगा, 3 मार्क्स का आएगा तो कम से कम 3, 6 का आएगा तो 6 कॉम्बिनेशन बना दीजिएगा। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए फास्ट, आंसर तो आपको पता ही लग गया। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अगली प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। कंज्यूमर 2 गुड्स खरीदना चाहता है, एक्स 4 रुपए का है, वाई 5 रुपए का है, और इनकम है 20 रुपए। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन। ये सबको आती है भाई, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। कितना एक्स और वाई को वो खरीद सकता है, सॉरी कितनी कमोडिटी एक्स ही खरीद सकता है अगर पूरे पैसे वो एक्स पे ही खर्च कर दे बच्चों? नहीं नहीं नहीं, मैथ्स के हिसाब से बताना है। 5 यूनिट लेगा, 20 रुपए इनकम है, 4 रुपए कमोडिटी एक्स की प्राइस है, तो कितनी यूनिट्स खरीद सकता है अगर वो पूरा पैसा एक्स पे लगा दे? 5 यूनिट्स। और पूरा पैसा वाई पे लगा दे तो 4 यूनिट्स। गॉट इट क्लियर? और स्लोप लोप तो आप बना लेंगे, कोई खास चीज तो नहीं है। चलिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, इसको लिख लीजिए। आपको 1 मार्क के एमसीक्यू में ये बन के आएगा, और आपको पूरे क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस मिलेंगे, ए बी सी डी। ऑप्शन ए जो होगा वो ये होगा, ये होगा ऑप्शन बी, और ये होगा ऑप्शन सी, और डी में लिखा होगा नन ऑफ दीज। और आपसे पूछा जाएगा एट विच पॉइंट कंज्यूमर इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम, तो आपका पॉइंट क्या होगा? डी। आपने तो इसको देख के बता दिया, बट अगर इक्वेशन के बेसिस पे पूछा जाएगा तो आप यहां पे बोलेंगे जहां पे एक्स को ज्यादा खरीद के वाई को सैक्रिफाइस करें और इनके प्राइस का रेशियो भी बराबर हो, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पे प्राइस का रेशियो तो बराबर है, यहाँ पे भी प्राइस का रेशियो बराबर है,
बट एक्स और वाई के सैक्रिफाइस के इक्विवेलेंट नहीं है। क्या नहीं है? तो कंज्यूमर इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम हेयर वेयर गेन इन एक्स डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ वाई इज इक्वल टू द प्राइस पेड फॉर एक्स एंड वाई। तो जहां पे इक्वालिटी आएगी वहीं पे इक्विलिब्रियम आएगा। यहां पे भी इक्विलिब्रियम नहीं है, यहां पे भी नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्या ये सी पॉइंट बजट लाइन पे है चिल्ड्रन? नो, तो ये अनअफोर्डेबल है। क्या ये ई पॉइंट बजट लाइन पे है? नो। तो ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाला कॉम्बिनेशन क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? अफोर्डेबिलिटी और अनअफोर्डेबिलिटी। सिंपल एज दैट, दीज 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंट्स अनअफोर्डेबिलिटी। तो आप यहां पे लिख भी लीजिए, कैन नॉट अफोर्ड हैसियत से बाहर है। तो ये 11th क्लास में इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा आपको। जब आप सीयूटी वगैरह का एग्जाम, सीए फाउंडेशन का एग्जाम देंगे, वहां पे सब आता है। फिर वहां बच्चे कहते हैं कि पढ़े तो थे 11वीं 12वीं, नंबर भी आ गया 95%, सीए फाउंडेशन पास नहीं हुआ, सीयूटी में अच्छी रैंक नहीं आई, क्योंकि पढ़ा नहीं था, सिर्फ रटा था आंसर लिखने के लिए, कॉन्सेप्ट को भी समझा ही नहीं। ओके, तो इफ इट इज आस्क्ड एमआरएस एक्स वाई मोर देन पी एक्स अपॉन पी वाई, नियर टू वाई एक्सेस होगा कि नियर टू एक्स एक्सेस होगा? व्हाट विल बी द आंसर? वेरी गुड। और जब पूछा जाएगा एमआरएस एक्स वाई लेस देन पी एक्स अपॉन पी वाई, दिस वुड बी प्लेस नियर एक्स एक्सेस। और अगर ग्राफ ना दिखाया जाए, मतलब मान लीजिए मैं इस पूरे फिनोमेना को हाइड कर दूं और अब आपसे पूछूं, आप कहेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा चल क्या रहा है बेसिकली। तो इसलिए ये कोरिलेशन याद रखना पड़ेगा आपको हमेशा। ठीक, लिखिए फटाक से। यस सर। तो सबको ये कहानी समझ में आ गई? तो अगर आपसे कल को सीयूटी में एमसीक्यू में पूछा जाता है एमआरएस एक्स वाई मोर देन पी एक्स अपॉन पी वाई, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर? विल बी नियर टू वाई एक्सेस, फारदेस्ट फ्रॉम एक्स एक्सेस, इज और इज नॉट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, is not the point of equilibrium. Why is not the point of equilibrium? Satisfaction तो है, औकादबिलिटी नहीं है। समझा कि अफोर्डेबिलिटी नहीं है, खोपड़े में बांट दी। सेटिस्फैक्शन तो है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है। सेटिस्फैक्शन भी और अफोर्डेबिलिटी भी है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो इसका मतलब है 5,000 रुपए जेब में है और 5,000 रुपए की चीजें पसंद करनी। जेब में है 5,000 रुपए, सामान पसंद आया 15,000 का। जेब में 5,000 रुपए, सामान पसंद आया 12,000 रुपए का। तो ये सो कॉल्ड अफोर्डेबिलिटी के बाहर है। तो जब भी बाजार में आप कोई सामान खरीद लेते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप पॉइंट डी पे होते हैं। खोपड़े में बात गई। और कभी अगर कोड वर्ड में मम्मी पापा के साथ बात करनी है कि भाई पैसे ज्यादा लग रहे हैं बट सामान तो पसंद है, क्या बोलेंगे? हमारे एक्स वाई मोर देन पी एक्स अपॉन पी वाई। पूरी फैमिली समझ जाए कोड वर्ड में क्या बात हो रही है। ठीक, चलिए मूविंग अहेड चिल्ड्रन, मूविंग अहेड। तो सो कॉल्ड ये आपको कॉम्बिनेशन पता लगाने हैं। 5 कॉम्बिनेशन अलग अलग आपको नजर आ रहे हैं एक्स और वाई के। प्राइस का रेशियो 3:1 दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहां होगा। एकदम आसान है, सबसे पहले एमआरएस निकालते हैं। पहले तो डैश हो जाएगा, 2 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा? 2। 4 और 6 का डिफरेंस 2। 6 और 8 का डिफरेंस 2। 8 और 10 का डिफरेंस 2। 2 बिंदी लगा देते हैं। 40 और 30 का डिफरेंस कितना है? 10। 30 और 28 2 का 8। माइनस में ही चलता है प्रभु, ये बाय डिफॉल्ट सबको पता है। किसी से पूछा पापा की एज कितनी है? सर 45 ईयर्स। हमसे सर 25 साल बड़े हैं। अरे ऑब्वियस सी बात है, पापा होंगे तो बड़े ही होंगे ना। अलजेब्रा के सवाल वाले पापा तो है नहीं, या पापा की एज माइनस में चली जाती थी कितनी बार। चलिए 22 और 16 का डिफरेंस 6। 16 और 12, इसको थोड़ा रिड्यूस कर ले तो और आसान होगा। 2:10 can be called as 1:5. Here it could be 1:4. Here it could be 1:3. is 2 है, स्क्यू नहीं है। वो चिकन स्क्यू मटन स्क्यू होता है। चलिए तो बताइए बच्चों, कहां पे आपको कुछ एहसास 3:1 वाला हो रहा है? यहां पे। गॉट इट क्लियर? तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन में किस कॉम्बिनेशन पे होगा? वाई प्राइस इज इक्वल टू एमआरएस। नहीं समझ में आया? सर यहाँ पे तो 3:1 है, 1:3 आ रहा है। अरे भैया एक्स वाई वाई एक्स करोगे, एमआरएस तो उल्टा ही चलता है ना हमेशा, इसलिए। तो यहाँ पे आप इक्विलिब्रियम में। समझ में आ गया हाउ टू हैंडल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस? पक्का लिख लीजिए झटपट। और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है समाप्त।